मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, यहाँ से लाइव कर लाइव है सर, नेट काम नहीं कर रहा है। किसका? मेरा नेट तो है। मैं दिखा नहीं रहा है। लाइव है, ये तो लाइव इवेंट है सर। देखिए एक मिनट से देखो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, अब तक सर कोई कनेक्ट नहीं हुआ है। एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, अब वहाँ अपने लिखेंगे, लोग टाइप करते होंगे। आ रही? हाँ हाँ, तो आ जाएंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग बात करेंगे। हेलो, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि आज हम लोग जमीन की बात करेंगे। जब जमीन की बात करेंगे तो अक्सर हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि जो झगड़े हैं, उस झगड़ों में से अधिकांश झगड़े, ऐसा तो हमारे देहातों में एक कहावत है कि झगड़ा के है 3 जड़, जड़, जोड़ू और जमीन। तो जो हम आज चर्चा करेंगे जमीन, तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, है ना, मैसेज में रिप्लाई किए थे कि सर नया जो बिहार में सर्वे हो रहा है उस पर बातें होनी चाहिए। तो हम लोग सर्वे पे ही आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वे का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ, तब जाके हम सर्वे बहुत तरह के सर्वे होते हैं। जैसे कि अभी जनगणना होगा, वो भी क्या है, एक प्रकार का सर्वे है। तो हम लोग यहाँ जो सर्वे का बात करेंगे वो सर्वे है भू सर्वे, मतलब जमीन का सर्वे। तो भू सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी और भू सर्वे होता क्या है, ये दोनों चीजों पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। फिर एक एक करके हम देखेंगे कि बिहार में अभी तक जो सर्वे हुआ है वो कितने प्रकार से हुआ है और कैसे हुआ है। तो बिहार में जो सर्वे अभी तक हुए हैं वो 4 प्रकार के सर्वे हुए हैं। सबसे पहला जो सर्वे हुआ, जिसका नाम दिया गया थाक बस सर्वे। दूसरा जो सर्वे हुआ उसका नाम दिया गया रेवेन्यू सर्वे। और तीसरा सर्वे, जहां से बिहार में सर्वे की शुरुआत मानी जाती है, कैडेस्ट्रल सर्वे। चौथा रिविजनल सर्वे। और 5वां जो है, बिहार में सर्वे का कार्य हो रहा है, शुरू हुआ बिहार के लगभग 20 जिलों में सर्वे का कार्य शुरू हुए हैं। तो सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम जानते हैं कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उसी रफ्तार से जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं।
जमीन तो फिक्स है, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग इंच इंच जमीन के लिए एक दूसरे को कत्ल करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो हमारे बिहार में जो सर्वे का आधार माना जाता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे से, और दूसरा जो सर्वे हुआ वो रीजनल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे तो पूरे बिहार में हुआ जो 1888 से शुरू हुआ, और रीजनल सर्वे की शुरुआत 1908 से हुआ, और वो चलते चलते लगभग 2005-06 तक चला, लेकिन फिर भी सभी जिलों में नहीं हो पाया, जिसका नतीजा हुआ कि एक लंबा ड्यूरेशन हो गया और धीरे धीरे जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हुए। लोग एक जमीन जो है एक दूसरे को बेचते गए, लेकिन नक्शे पर वो जो 1888 का नक्शा या जहां रीजनल सर्वे हुआ वहां पे 1905 का नक्शा है, वहां पे आज भी वही है, जिसके लेकर के हर जगह हर घर में, हमारे अमीन की भाषा में एक कहावत है कि जिसके यहाँ भी जमीन है, चाहे वो जमीन छोटा है या ज्यादा है, कम या ज्यादा है, उनके यहाँ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जमीन का झगड़ा है। तो अगर आपके यहाँ जमीन है तो आपके यहाँ जमीन का झगड़ा है। अब जो बिहार में अभी जो सर्वे हो रहा है, जिसका नाम दिया गया है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त, बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसका नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त। अब इस सर्वे के अनुसार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो जब सर्वे होता है उस समय क्या होता है, सर्वे के समय नया नक्शा तैयार होता है और नया खतियान बनता है। तो जब नया नक्शा, जो आज जो नक्शा है, या तो आपका कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है जिसको हम लोग कहते हैं CS नक्शा, और जो RS रीजनल सर्वे के समय का नक्शा है वो है आपका RS नक्शा, जो इसको हम लोग अमीन की भाषा में या गांव की भाषा में कहते हैं कि नया नक्शा और पुराना नक्शा। तो आज भी 2021 में हम जी रहे हैं, और जमीन का हम जो नक्शा मापी करने के लिए यूज करते हैं वो नक्शा कब का है? वो नक्शा है कैडेस्ट्रल सर्वे अगर का है तो आपका 1888 के बाद, या रीजनल सर्वे का है तो 1908 के बाद। जैसे आपके कई इलाकों में कहीं 1960 में हुआ, 1962 में हुआ, 1950 में हुआ। बिहार के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तारीख में, अलग अलग ईस्वी में ये सर्वे का कार्य हुए। तो सरकार को ये जरूरत महसूस हुआ कि नहीं, नक्शा तो वह आज से लगभग 100 साल के पुराने हैं, लेकिन जब 100 सालों में जमीन की खरीद बिक्री इतनी हुई है और इतने जमीन के बंटवारे हुए हैं कि जब धरातल पे जाइएगा तो जमीन छोटा छोटा टुकड़ों में दिखेगा। इसलिए लोगों, सरकार को ने जरूरत महसूस किया कि हम सर्वे कराएं। अब जो पिछले जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि तकनीक जो है दिन पे दिन बदलती जा रही है, तो सर्वे के फील्ड में भी नई नई तकनीकें आ रही है। तो पहले के जो मापी करने के तरीके थे या सर्वे करने के जो तरीके थे, उसमें अधिकांश जो तरीका है वो पुरानी पद्धति का है और उसमें बहुत सारी त्रुटियां होने का चांसेस है। तो अभी का जो सर्वे होगा वो टोटल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होगा। पुराना जो सर्वे हुआ है वो कैसे हुआ है? अभी हमारे पास आपको दिख रहा होगा ये जरीब है। इस जरीब के माध्यम से पहले जो सर्वे हुआ है, एक झुंझट चैन है, गंटरी जरीब है, इसके माध्यम से पहले का
जो सर्वे हुआ इसके माध्यम से हुआ। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा हाँ? है, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन का जवाब देंगे, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को इनबॉक्स में डालते रहिए, है ना। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जवाब देंगे। तो पुराने जो सर्वे हुए हैं वो इस जंजीर कहिए, जरीब कहिए, या इसको हम लोग चैन, इंजीनियरिंग के भाषा में इसको चैन कहते हैं। अब इस चैन के माध्यम से जब हमारा सर्वे हुआ है तो इस चैन की एक प्रॉपर्टी है कि जब ये खिंचाएगा तो ये बढ़ेगा। तो जब खिंचाते बढ़ेगा तो क्या हम जमीन का सही मापी कर पाएंगे? नहीं। या हमारे पास फीता है, टेप, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं, एक टेप है। अगर इस टेप के द्वारा अगर हम जमीन का सर्वे करें, मापी करें, वैसी परिस्थिति में इसका भी प्रॉपर्टी है कि ये ज्यादा खिंचाएगा तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो क्या हम जमीन का सही मापी कर पाएंगे? नहीं। और समय तो ऐसा है कि लोग इंच की जमीन के लिए एक दूसरे को पतला करने पे उतारू हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जिसकी एक्यूरेसी जो है 20 सेंटीमीटर से कम, मतलब 20। ये जो मशीन है, अभी का जो सर्वे होगा, हमारे पास एक मशीन दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस मशीन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन। ये जो आपके यहाँ मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, इस मशीन का नाम है टोटल स्टेशन। अभी जो बिहार में सर्वे हो रहा, या जहाँ पे शुरू हो रहा है, या जहाँ हो चुका है, तो इस टोटल स्टेशन के माध्यम से ही जमीन का मापी होगा और नया नक्शा तैयार होगा और नया खतियान बदलेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल स्टेशन है, इसमें आपको न टेप की जरूरत है न इस जंजीर की जरूरत है। दोनों में से किसी की जरूरत नहीं। आप इस मशीन को एक जगह खड़ा कर दीजिए और इसका एक स्टाफ होता है, उसको आप खेत के चारों मेर के तरफ, जैसे जैसे आपका मेर है खेत का, वैसे वैसे घुमा दीजिए। ये मशीन यहाँ इस डिस्प्ले में बता देगा कि उस खेत का रकबा कितना है। और ये जो मशीन बताएगा उसमें त्रुटि या गलती होने का चांस बहुत ही मिनिमम होता है, कम होता है। और इस जरीब से जब आप नापिएगा, या आप इस जरीब की सहायता से जब आप जमीन को नापते हैं, तो उसमें त्रुटि होने का चांस ज्यादा होता है। इसीलिए बिहार सरकार ने एक डिसीजन लिया कि हमको जो सर्वे करना है वो कैसे करना है? एक टोटल स्टेशन के माध्यम से करना है। तो अभी जितने भी मार्केट में अमीन हैं, वो सभी अमीन लोग जो पुराने पद्धति से कैसे नापेंगे, या तो जंजीर से नापेंगे या नहीं तो इस फीता के माध्यम से नापेंगे। तो जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, आपको वैसे तकनीक, जैसे क्योंकि तकनीक की जरूरत है एक्यूरेसी के लिए, जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी बढ़ते जाएगा, क्लियरेंस आएगी। तो इस टोटल स्टेशन के माध्यम से आपका सर्वे होगा। तो ये बात अब क्लियर हो गया कि अब जो भी सर्वे होगा वो टोटल स्टेशन के हमारे माध्यम से, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल मशीन कहते हैं, इसी के माध्यम से। ये बहुत ही आसान तरीका है चलाने का। हमारे संस्थान में जितने लोग ट्रेनिंग लिए हैं वो लोगों को चलाना आता है और लोग इसी से नापते। आने वाला समय न ये जंजीर का रहेगा न ये फीता का रहेगा। आने वाला समय इस मशीन का है कि जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन, या सिंपल भाषा में टोटल स्टेशन कहा जाता है। सर्वे में आप देखे होंगे अक्सर अपने गांव में, अपने घरों में, अपने पड़ोसी में, रिश्तेदारों में, कि जमीन संबंधित विवाद किस प्रकार के होते हैं। या होता है कि आपके दादा परदादा का जमीन था, सर्वे के समय दूसरा व्यक्ति अपने नाम पे चढ़वा लिया, या आपकी दूसरे का जमीन गलती से तीसरे व्यक्ति के नाम पे चढ़ गया। तो सर्वे के समय में आपको सचेत
इलाकों में सर्वे का कार्य हो रहा है, वहां के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। आपको अपने आसपास देखिएगा कि जिन लोगों का सर्वे के समय में गलती से जमीन दूसरे के नाम पे चढ़ा गया, या आपका पुराना नक्शा में या पहले आपका जमीन 10 कट्ठा था, नया नक्शा में वो 8 कट्ठा चढ़ गया, तो 2 कट्ठा और चढ़वाने के लिए आपका पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, कबो नहीं होगा आने वाला। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब सर्वे का कार्य हो तो आप खाना खाइए या न खाइए, आप सर्वे के समय सचेत रहिए। अपने जो भी आपके जमीन के कागजात हैं उसको पहले से निकाल के रखिए। तो जब भी सर्वे का कार्य होता है तो जिस इलाके में सबसे पहले शिविर लगाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, है ना। अभी जहां भी सर्वे का कार्य किया जाता है, जिन जिन अंचलों में, जिन जिन मौजा में, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे आपका शिविर लगता है। उस शिविर में, उस इलाके में आपका उद्घोषणा किया जाता है। उद्घोषणा और आम सभा की बैठक की जाती है। तो आम सभा की बैठक गांव-गांव में आपका कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी, लिपिक या और भी जो सर्वे से जुड़े स्टाफ हैं, वो गांव-गांव में जाते हैं, उस मौजा में जाते हैं। वहाँ के मुखिया, सरपंच, वार्ड, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उन लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद उनसे बातें करते हैं कि आपके इलाके में सर्वे का कार्य शुरू हो रहा है, आप लोग अपने खेत का मेल ठीक कर लीजिए, आप अपने जमीन का कागजात रसीद नहीं कटाए हैं तो रसीद कटा लीजिए। तमाम तरह की जो कागजात है आप अपडेट, अगर एक लाइन में कहें कि जितने भी तरह का आपका कागज है उसको अपडेट कर लीजिए। क्योंकि अभी बहुत ऐसे जगहों पे देखा गया परिवार में कि लोग 40-40 साल, 50-50 साल या सर्वे के बाद कोई रसीदें नहीं कटाया है, या जमीन का बंटवारा होते गया, जमीन का खरीद बिक्री भी होते गया, किसी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, ऐसे ही जमीन का जो। तो इस तरह की अगर जिनके यहाँ भी परेशानियां हैं तो सर्वे के समय घोषणा जब हो जाती है तो उनको ये सब काम करा लेना चाहिए। वो कराने का क्या तरीका है फिर कभी हम लोग बात करेंगे, तो उन लोगों को ये काम। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि जब भी आपके सर्वे का टीम आपके प्लॉट पर, स्पॉट पर जाएगी, तो आपको अपना उस जमीन का साक्ष्य लेकर के आपको वहां पे प्रस्तुत होना है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई जमीन है तो वो कैसे उस व्यक्ति के पास आए। एक तो हो सकता है कि वो जमीन उसके पास कैसे हो, उसका पैतृक संपत्ति हो, इसके बाप दादा की जमीन हो। दूसरा हो सकता है कि उस जमीन को किसी से खरीदा हो, जिसको कई इलाकों में कहते हैं कि केवाला कराया हुआ हो। तीसरा होता है कि आपको वो जमीन किसी ने दान में दिया हो। चौथा होता है कि आपको जमीन किसी से बदलैन किए हुए हैं, या हो सकता है कि वो जमीन आपको बंदोबस्ती के द्वारा सरकार से आपको मिला है। तो इन में से किस तरीके से अगर आप किसी जमीन को कहते हैं कि ये हमारा जमीन है, तो वो जमीन आपके पास आया कैसे। सर्वे का पहला यही कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास जमीन है और आप किसी जमीन पे आप अधिकार किए हुए हैं, तो वो अधिकार आपके पास कहां से आया, वो जमीन आपके पास किस आधार पे है। तो यही चार चीजें हैं कि या तो जमीन आपका पैतृक हो सकता है, खानदानी हो सकता है, आप किसी से खरीदे हैं, या किसी से दान में मिला हुआ है, या आप किसी से बदलैन किए हुए हैं, या सरकार के द्वारा आपको बंदोबस्ती के थ्रू मिला है। वही 5 तरीके से आपके पास वो जमीन हो सकता है। तो जो जमीन आपके पास है उसका साक्ष्य आप प्रस्तुत करिए। दूसरा, आपको प्रपत्र भरना पड़ता है। जब भी जहां भी सर्वे का काम हो रहा है, यही काम हो रहा है क्या, प्रपत्र लोगों से भरवाया जा रहा है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है,
जिसमें कहा जाता है कि आपके पास जो भी जमीनें हैं आप क्या करिए, इसमें भर के दीजिए, और जब भर के दीजिएगा तो उसके बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो अमीन, विशेष अमीन, सर्वेक्षण अमीन जो है वो उसको जांच पड़ताल करेंगे कि क्या आप जो भर के दिए हैं वो आपका जमीन सही है कि नहीं। फिर वो जमीन पर किसका किसका हक है, मतलब उसमें हिस्सेदारी किसका है। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से जमीन है और दादाजी मर गए तो उनके कितने बेटे हैं, तो जमीन कितने भाग में बटा, आज के डेट में जमीन की क्या सिचुएशन है, उसके लिए आपको वंशावली बनवानी पड़ती है। तो आप अपना वंशावली सरपंच के माध्यम से या आप अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके सहायता से आप बनाते हैं। फिर जब दोनों चीज लेकर के आप बंदोबस्त कर पदाधिकारी के यहाँ या जहाँ शिविर लगा हुआ है वहां पे आप जमा करते हैं, तो आपके जो कागजात हैं उसकी जांच पड़ताल की जाती है। अगर उसमें खामियां हैं तो उसमें आपको बुलाया जाता है, फिर आपको चेक कराया जाता है। तो बेसिकली यही, अगर एक लाइन में कहे कि नए सर्वे में क्या होता है, तो नया खतियान बनता है, नया नक्शा बनता है। तो ये हमारा हो गया सर्वे से रिलेटेड बात। सर्वे कैसे होगा, सर्वे कैसे होगा, तो टोटल स्टेशन के माध्यम से होगा। तो अभी जिन इलाकों में सर्वे का कार्य हो रहा है तो लोग प्रपत्र भर रहे हैं और भर के दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ ईमानदार और कुछ बेईमान। तो जमीन संबंधित विवादों में आप देखे होंगे कि एक ही जमीन को दो व्यक्ति ने क्या किया है, दो व्यक्ति ने उसको लिखाया हुआ है, मतलब केवल दो व्यक्ति के नाम से अगर है तो वैसी परिस्थिति में वो जमीन किसका होगा, क्योंकि जब सर्वे आता है तो उस समय क्या हुआ, वो दोनों व्यक्ति अपना फॉर्म भर के देंगे, तो फिर बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन उस जमीन के कागजात को जांच करेंगे और नियमानुसार जिनका वो जमीन होगा उन्हीं को वो जमीन मिलेगा, उन्हीं को नया खतियान में उन्हीं का नाम चढ़ेगा और उन्हीं का नक्शा तैयार होगा। दूसरा, आप देखे होंगे कि पुराने सर्वे में कई लोगों का जमीन 10 कट्ठा था, 8 कट्ठा चढ़ गया, या किसी का 8 कट्ठा है 10 कट्ठा चढ़ गया, जिसको लेकर के विवाद आज तक नहीं सुलझा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लड़ते लड़ते बर्बाद हो गए। ये जो जमीन जायदाद से रिलेटेड जो केस मुकदमा होते हैं, जिसको हम लोग एक लाइन में कहते हैं दीवानी केसेस, दीवानी केसेस। और दीवानी केस जो है कब फौजदारी में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और फौजदारी में बदल गई तो फिर आपका परिवार का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आपका परिवार की कमाई का अधिकांश रकम उसी में बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि जब भी आपको जमीन संबंधित विवाद हो तो उसको फौजदारी में न बदल दें। नियम कानून है, उसके अनुसार आप चलेंगे। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो वो जमीन आपका होगा। तो सर्वे के समय में आपको थोड़ा सचेत रहना है। आपको अपने मेल को चेक कर लीजिए कि आपका जमीन सही में उतना है कि नहीं। अगर कोई कब्जा किया है तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको है ना उनको बताइए कि देखिए जमीन आपका है, आप किस अधिकार से। अगर नहीं मानते हैं तो जब सर्वे की टीम आएगी तो उस चीज को देखेगी और आपका सीमांकन करेगी। और एक बड़ी खामियां आज के क्या है कि जब भी इस चैन के माध्यम से आप मापी करते हैं या जो भी अमीन साथी हैं जो जुड़े होंगे, इस चैन के माध्यम से जब आप मापी करते हैं और जब नक्शे पर इसको रिकॉर्ड करते हैं या इसको रीडिंग लेते हैं तो आप देखेंगे कि इस नक्शे पर 10 कड़ी के नीचे जो दुनिया उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, 10 कड़ी से नीचे मापने का कोई हथियार नहीं। अगर 10 कड़ी हम आपसे कहें
तो 10 कड़ी इस जरीब का होता है ना, लगभग 6.6 फीट। अगर आम भाषा में कहें तो 6.5 फीट। जमीन का इस नक्शा से जब आप नपवाते हैं तो उससे आपका कोई वास्ते नहीं। इसीलिए आप देखते हैं अक्सर अपने गांव में कि एक ही जमीन को अगर आप 2 अमीन से नपवाएंगे तो एक बार वो जमीन को क्या करेगा, एक आएगा तो कहेगा आपका सीमा यहाँ है, दूसरा कहेगा कि नहीं यहाँ। इसका रीजन है, इसका कारण है कि आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें, इस नक्शा में जब आप मापी करते हैं तो 10 कड़ी से नीचे आपके पास हथियार नहीं। और आज तो झगड़ा है 1 फीट का, 2 फीट का और 10 लगभग 6.5 फीट, 6.6 फीट से कम आपके पास हथियार नहीं है, तो झगड़ा तो लगना है। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट की जब जरूरत पड़ी तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मात्र आपका 20 सेंटीमीटर का ही एरर हो सकता है। ये जो हमारे पास टोटल स्टेशन है और हम आपको 20 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं कि मात्र इतना सा जमीन ही एरर आ सकता है। अगर मेरे आप लोग देख रहे होंगे तो मात्र इस मशीन से जब जमीन को नापिएगा तो जो एरर होगा मुश्किल से 1 बीता। अगर हम आम भाषा में कहें तो मुश्किल से 1 बीता का ही एरर आना है। तो मेरे बहुत सारे साथियों का सवाल था कि इस पर चर्चा हो। एक जाते जाते एक सवाल में पहले से भेजे हुए हैं, एक कोई अमीन है साहब हैं, उसको बोले हुए हैं कि अगर 3 गो मौजा एक ही जगह पे आकर मिलता है तो उसका हम कैसे सीमांकन करते हैं। तो 3 मौजा का मतलब हुआ कि 3 गो गांव, 3 मौजा जब एक जगह को आके मिलेगा तो हम लोगों को अमानत के अमीनी के भाषा में एक वर्ड होता है जिसका नाम हम लोग या तो उसको बोलते हैं सेहदा या नहीं तो 3 सीमानी। तो जब सर्वे हुआ पिछला तो जहां जहां 3 सीमानी आया, मतलब 3 गांव का जहां सीमा मिलता है या 3 गो मौजा जहां आके मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेहदा या 3 सीमानी। तो जहां जहां 3 सीमानी है वहां पे 3 सीमानी पत्थर गाड़ा गया, 3 सीमानी पत्थर, और या नहीं तो और उस नक्शे पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां तीनों उस सीमानी पत्थर से तीनों नक्शे पर 3 गो मौजा है तो तीनों मौजे पर एक मुस्तकिल या चांद का निर्माण किया गया। जब तीनों मुस्तकिल या चांद को आप नक्शे पर पॉइंट लेकर के उसकी दूरी को माप करके जब सेटअप करते हैं या रीडिंग लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको वो 3 सीमानी का एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, उस पॉइंट का कहाँ आपका सीमानी आता है वहां पे आप मार्किंग कर दीजिए और वहां से रीडिंग उठा करके तीनों मौजे का 1-1, 4-4, 5-5 प्लॉट को नाप लीजिए और नाप करके वहां से आप फिक्स कर सकते हैं कि आपका 3 सीमानी कहाँ है और उस तरह से वहां से आप मापी का कार्य कर सकते हैं। अमीन लोग एक और गलती करते हैं, मेरे अमीन साथी अगर जुड़े होंगे कई सारे तो उनको पता होगा कि आप जब भी सर्वे का कार्य शुरू करिए या कहीं मापी या पैमाइश का काम शुरू करिए तो हमेशा उत्तर और पश्चिम दिशा से करिए, क्योंकि जब उत्तर और पश्चिम दिशा से आप मापी करिएगा तो आपका रीडिंग जो है, आपका खेत का मेल जो है वो मिलान होते जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जब इस नक्शा का निर्माण हुआ या जब सर्वे जो भी सर्वे हुए हैं वो सभी उत्तर और पश्चिम दिशा से ही शुरू हुए। इसीलिए जब भी अगर कोई अमीन साथी है वो मापी करने जाते हैं तो हमेशा वो प्रयास करिए कि वो मापी का कार्य आप उत्तर और पश्चिम दिशा से शुरू करें। हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारे साथियों का सवाल आया होगा, क्योंकि अभी हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑन स्पॉट
कैमरा हमारा मेरे उस तरफ है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी सवालें हैं पहले से आप और सवाल जो आपके दिमाग में जमीन से रिलेटेड है उसको भेज दीजिए, और हम उसका फिर जब लाइव आएंगे तो उस सारे सवालों को टोटल स्टेशन के बारे में बोल रहे हैं कि कब जानकारी मिलेगी। ठीक है, टोटल स्टेशन को कोई साथी लिखे हैं कि टोटल स्टेशन के बारे में कब जानकारी मिलेगी? शशि कुमार जी है। अच्छा, शशि कुमार जी हैं, है ना, वो बोले हैं कि कब जानकारी मिलेगी। तो हमारे यहाँ संस्थान में सर्वे का कार्य चलते रहता है, तो जब भी आप ऐसे ऑनलाइन माध्यम से फेसबुक आएंगे तो कभी इसके पूरे फंक्शन को बता देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जब क्लास चलता है तो उसमें इसकी जानकारी हम देंगे और हम लोग सिखाते हैं, ताकि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो इससे अपडेट। मेरे पीछे आप बहुत सारे मशीन को देख रहे हैं। अमीन का कार्य केवल इस जरीब से जमीन नापना या इस फीता के माध्यम से जमीन मापना नहीं होता। जब अपने आप को सर्वेयर, लैंड सर्वेयर कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल इस जरीब और फीता से, इसका मतलब होता है कि देखिए आपको यहाँ पे एक मशीन दिख रहा होगा, इस मशीन का नाम है आपका डंपी लेवल। अब इस मशीन के द्वारा आप रोड पे देखेंगे, जब भी रोड बनता है वहां पे इस मशीन के द्वारा लोग लेवलिंग करते हैं। ये भी काम किसका है? लैंड सर्वेयर का है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक मशीन है, इस मशीन का नाम है थियोडालाइट। इस थियोडालाइट के माध्यम से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है ना, रोड का लेवलिंग निकालना है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है, इन तमाम चीजों का जिसमें हमारा हेल्प करता है। देखिए मेरे पीछे में दिख रहा होगा आपको रेंजिंग रड। और हम लोगों ने कंप्यूटर के माध्यम से रिपोर्ट बनाना, क्योंकि अभी तक जो भी आपके अमीन, जो ट्रेडिशनल अमीन है, वो लोग क्या करते हैं, हाथ से लिख के दे देते हैं। कई लोग तो लिखते नहीं करते। आप अमीन से कहिए कि आप माफी किए हैं, आप हमसे पैसा लिए हैं, तो आप हमको रिपोर्ट बना के दिए। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको बुखार है, चेक करता है, आपको कागज पे लिख के देता है। आप क्या, आपका जो अमीन है, आप जिससे माफी कराते हैं, वो रिपोर्ट बना के देता है? अगर नहीं देता है तो आप समझ जाइए कि उसके अपने माफी पे भरोसा नहीं है, सही तरीके से वो माफी नहीं किया है। अगर वो माफी सही तरीके से किया होता तो वह आपको रिपोर्ट। तो हम लोग अपने संस्थान में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंप्यूटर पीछे में लगा हुआ है, कंप्यूटर से कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये सब चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर अब जब नेक्स्ट अगले बार हम जब लाइव आएंगे तो आप लोगों का जो भी सवाल अभी इनबॉक्स में है, उन सभी चीजों को हम सवालों को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दें, साथ ही, है ना, और कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो अगले बार जब भी हम लोग मिलेंगे तो जमीन का मापी का तरीका क्या होता है उस पे बात करेंगे। नई पद्धति क्या है जमीन का, पुरानी पद्धति क्या है, थोड़ा सा चर्चा 1 मिनट में कर देते हैं कि जमीन मापी का जो तरीका है वो 3 तरह से हम जमीन को मापते हैं। एक होता है देसी तरीका, दूसरा होता है अंग्रेजी तरीका, और तीसरा है मीट्रिक तरीका। तो इसी टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, और जब भी हम अगले बार लाइव मिलेंगे उस समय हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, और जो आपके सवाल होंगे उस पे हम लोग जवाब देंगे। और जो भी आपके जमीन संबंधित विवाद है आप उसको भी इनबॉक्स में जब डालेंगे, और उसको भी हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब कानून के अनुसार, जो आपका कानून कहता है, भारतीय कानून कहता है, उसके अनुसार जवाब देंगे। तो इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।